हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, एटम में हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है ना, एक एक ईंट रख करके जो है इमारत तैयार होती है, वैसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, अब ये जो एटम है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एटम जो है इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ना तो इसे आगे डिवाइड किया जा सकता है, ना ही कैसा है ये, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट रॉन्ग प्रूव हो जाता है और हमने पढ़ा है कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है और उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में बात की थी, फिर बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। ठीक है, और चार्ज क्या होता है, मास चार्ज क्या होते हैं ये भी समझ लिया था। फिर एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और एटम के जो अलग अलग जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को हम पढ़ रहे थे। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने देखा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया है कि जो ये पूरा जो स्पेयर है वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है और इस पर ये चिप्स जो है एम्बेडेड है, ये यहाँ पर ये जो सीड्स एम्बेडेड है ये क्या है, ये होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जबकि ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, प्रूव रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आया हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो जहां पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई जाती है थिन गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, और उसके पीछे लगा दी जाती है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या क्या है जो हमने ऑब्जर्व करी है, क्या क्या है। एक तो ये कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो रहे थे कुछ, यानी कि 12,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। ठीक है, ये तो थी ऑब्जर्वेशन। इनका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन में हमने पढ़ा क्योंकि एटम का ज्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी होता है, इस वजह से कुछ पार्टिकल सीधा स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे थे। उसका जो मास है या हम कहें कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत कम एरिया में होता है, जिस वजह से बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो बाउंस बैक करता है। ठीक है, इसके बारे में भी बात हो गई थी। फिर हमने इसके रेडियस और एटम के रेडियस के बारे में बात करी कि एटम जो है और न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है एटम से। जैसे अगर एटम क्या है, 5 किलोमीटर रेडियस डायमीटर सॉरी रेडियस वाला एक सर्कल है अगर, ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस वाला कोई सर्कल है और उसके बीचों बीच एक क्रिकेट बॉल रख दी जाए। ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस वाला कोई क्रिकेट ग्राउंड है या कोई फुटबॉल ग्राउंड है और बीचों बीच एक क्रिकेट बॉल रख दी जाए, तो वही डिफरेंस है। वो जो पूरा ग्राउंड है वो किसकी तरह है, एटम की तरह है, और वो जो छोटी सी बॉल रखी हुई है बीचों बीच वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस कितना ज्यादा छोटा है। इसीलिए जब न्यूक्लियस इतना छोटा है इसलिए सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल कर रहे थे, बहुत कम डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, एक आध पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया था रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक्स भी हमने देख लिए थे कि ये क्या नहीं कर पाए थे, ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, जब घूमेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक टाइम पे तो एनर्जी कम होने लगेगी धीरे धीरे, तो ये न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे जिससे एटम क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि एटम तो अनस्टेबल नहीं है इतना ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर कई सारे ड्रॉबैक्स थे जिनको सही करते हैं बोर्स मॉडल में।
ठीक है, तो बोर्स मॉडल के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर है? चलो, फिर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ एन एटम, तो एटम का जो मास है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? चलो, तो इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए, तो आगे जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटम का मास कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देंगे, तो यानी कि जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उन्हें ऐड कर देंगे तो एटम का मास आ जाएगा। मान लो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो अगर हम बात करें मास की, तो इस एटम का जो मास है वो कितना होगा, 12। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे वैसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। फिर हमने यहाँ पर बात की थी कि कौन से शेल में, हमने ये तो बात की थी कि जो एटम है उसके डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन कितने शेल्स होंगे? अब ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं इन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं या एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, उन एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। तो फॉर्मूला है 2n²। n क्या है? n यानी कि अगर पहला शेल है तो n1 होगा, दूसरा है तो n2 होगा, तीसरा है तो n3 होगा, चौथा है तो n4 होगा। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। पहला शेल k है, फिर अगला l, फिर m, फिर n, फिर o, फिर इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। दूसरे शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे पे 18, चौथे पे 32, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लास्ट शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उसमें केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमने बात की थी कैसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो इसके लिए हमने अलग अलग देख लिए थे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि कैसे फिल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कैसे हम ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जैसे देखो, सोडियम की बात करते हैं। चलो, हमारे पास है सोडियम। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिलहाल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे इनको अलग अलग शेल्स में फिल करेंगे, क्योंकि हम ये तो पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करेंगे अलग अलग शेल्स में। देखो, पहले लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी वाली, ऐसी वाली, 2 पहले शेल में 2, फिर 8, फिर लास्ट में बचा 1। ठीक है, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और 1 11, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। तो चलो, ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है। ये आ गया पहला शेल, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया दूसरा शेल, दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ये आ गया तीसरा शेल, तीसरे शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया क्योंकि एक ही है। तो देखो, ये है के शेल, ये है एल और ये है एम। तो एम शेल तक ये जा रहा है और एम वाले में कितने आए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया। इस तरीके से क्या बनेगा, ऐसे शेल्स में हम दिखा सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हमने देख लिया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, फिर वैलेंसी की बात की थी हमने आगे। वैलेंसी होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं, पहले आप इतना एक बार इसे देख लो। चलिए, फिर हमने वैलेंसी की बात की थी, कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी यानी कि देखो, आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें तो कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जैसे नियॉन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, या फ्लोरीन के कितने हैं, सोडियम के कितने हैं, तो वो तो हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन्हें अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट यानी कि आउटर शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन
रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन इन्हें कैसे मिलेंगे, या तो शेयर करके, या तो गेन करके, ठीक है, या तो लॉस करके, ठीक है, या तो लूज, गेन और शेयर, 3 तरीके से मिल सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए लूज, गेन, शेयर से मिलेंगे, वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो पहले से स्टेबल हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, और बाकी जो अदर गैसेस हैं या अदर एलिमेंट्स हैं वो भी नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक। चलो, तो हमने वैलेंसी का पढ़ लिया था, कैसे वैलेंसी निकालनी है। फिर हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, उसमें है 12 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, क्लियर है। और अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं, मतलब आप आसानी से मास नंबर निकाल लोगे, या आपको मास नंबर दिया है तो आप आसानी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लोगे, क्लियर है इतना। चलिए, फिर मास की हमने बात कर ली थी, जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उनको ऐड कर लेंगे तो मास नंबर आ जाएगा। लिखेंगे कैसे एलिमेंट, इस तरीके से, ऊपर आएगा मास नंबर, नीचे आएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था आसानी से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आएगा फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, काफी इजी था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एटम एक्स, वाई एंड जेड। तो हमें बताना है, सबसे पहले बताना है हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है। फिर बताना है हमें मास नंबर के बारे में, मास नंबर। और फिर बताना है वैलेंसी। ये जो एलिमेंट्स है इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो देखो, अब एटॉमिक नंबर तो आप बता दोगे, जो एक्स वाला है, जो वाई वाला है और जो जेड वाला है, आसानी से आप बता दोगे। देखो, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा है हमने, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो, पहले में है 5 प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 5, दूसरे में है 8 प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 8, तीसरे में है 15 प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है, क्लियर। बात करते हैं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर का फॉर्मूला है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। काउंट कर लेंगे इनको, कितना हो गया, 6 + 5 हो गया 11, 10 + 8 हो गया 18, और 16 + 15 कितना हो गया 31। तो ये आ गया मास नंबर। अब निकालनी है वैलेंसी, तो आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार वैलेंसी निकालने का। चलो, वैलेंसी आप आसानी से लिख लोगे। देखो, इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल पे है कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, इसका जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है, क्लियर। यहाँ पर देखो, आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। और यहाँ पर भी वैलेंसी होती है 3, क्लियर है। चलो, नोट कर लो एक बार। ठीक है, 2 और 3, ये हो गई वैलेंसी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ना, इनकी वैलेंसी हमने यहाँ टेबल में भी पढ़ी थी, देखो ये वाली टेबल, ठीक है। तो देखो, हमने एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, वैलेंसी कितनी है 2, 15 फॉस्फोरस,
वैलेंसी कितनी है 3, ठीक है। और एक और देखा था हमने 5, बोरॉन, वैलेंसी कितनी है 3, क्लियर है। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब क्या है देखो, अब इसके एक शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फायदा क्या है, मतलब ये क्या करे, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो गेन करे या तो शेयर करे। तो देखो अगर ये लूज करता है तो स्टेबल बन जाएगा, लेकिन अगर गेन करता है तो स्टेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो कम है ना, इतने प्रोटॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वैलेंसी क्या हो जाती है 3। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन में देखो आउटर शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन था ना, ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन का होता है ना एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 2,6, ठीक है। अब देखो इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, या तो ये 6 किसी को दे दे या 2 किसी से ले ले। तो ये क्या इसके लिए इजी क्या है, 6 किसी को देना इसके लिए बहुत ज्यादा टफ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, फिर प्रोटॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो और टाइटली होल्ड करके रखेंगे, इसीलिए ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले लेगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 2। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो वैलेंसी का हमने अच्छे से ये पढ़ लिया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है हमें देखना है कि आउटर शेल जो है उस पे 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, नहीं है तो 8 हमें करने, जैसे यहाँ पर देखो 2,3, ठीक है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, दो स्टेट होती है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, तो 2 पर भी स्टेबल होते हैं कुछ कुछ, और कुछ होते हैं अब बाकी सारे 8 पर स्टेबल होते हैं, ठीक है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल होते हैं। ड्यूप्लेट से भी कुछ कुछ, जैसे हीलियम है, तो ये सभी ड्यूप्लेट से स्टेबल होते हैं। अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, तो ये बोरोन का है, ये हमारे पास ऑक्सीजन का है और ये फास्फोरस का है। तो अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके आउटर शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको और यानी कि 8 बनने के लिए कितने और चाहिए, 5 चाहिए, अभी तो 8 होगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कैसे रखेगा ये अपने शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो केवल 5 ही है, इतने कम प्रोटॉन 5 और इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, 5 को तो कर रहे हैं लेकिन 5 और को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, यानी कि लॉस कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन अपने आप से, तो वैलेंसी हो जाती है 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे है, इतना आप नोट करो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, यानी कि हीलियम एटम जो है इसका एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटॉमिक मास का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना है, 4 है एटॉमिक मास, एंड इट्स न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पर हमें निकालने हैं न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास तो हमें पता है, एटॉमिक मास से 4, ठीक है, और हीलियम का जो मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर है कितना होता है, वो होता है 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हीलियम सेकंड नंबर पे, तो देखो हाइड्रोजन फिर हीलियम दूसरे नंबर पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, यानी कि 2 इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमने कहा था ना 1 से लेकर के कम से कम 30 या 20 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अब एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के बीच के क्वेश्चन ही आएंगे, तो उनके बीच का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। चलो, तो फॉर्मूला तो ये रहा, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स हमें निकालने, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लेंगे। एटॉमिक मास कितना है 4 माइनस न्यूट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन कितने हैं 2, कितना आ गया 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 2 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीनों चीजें पता चल गई हमें, प्रोटॉन भी पता चल गया कितने हैं 2, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2, इसी वजह से मास नंबर कितना है 4 और एटॉमिक नंबर तो 2 ही है। क्लियर है? चलो समझ गए आप, इतना नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसा। तो ये जो एलिमेंट है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कुछ कुछ, ठीक है, या आप लगा लो ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो ये लिखा होता है ये तो होता है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इक्वल होता है मास नंबर के। फाइंड क्या करना है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, एटॉमिक नंबर कितना है 15 है। ठीक है, मास नंबर हमें पता चल गया 31 है, मास नंबर है 31, और निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है, मास नंबर है 31 और प्रोटॉन की संख्या है 15, सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 16। क्लियर है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए 16। क्लियर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15 ही है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमने निकाल दिए हैं, प्रोटॉन निकालने हैं तो प्रोटॉन कितने हैं 15 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी 15 है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।